हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। यह हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी 2026 की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जहां पे हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें आपके कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होते हैं और कुछ प्रश्न आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करता है, आपका बेस बनाता है कि हाँ, ऐसे प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछे जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पे हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बनाते हैं और उसको पढ़ते हैं। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ताकि इससे रिलेट करके कोई सा और भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आप ईजिली उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो ये जो क्लासेस चल रही हैं प्रैक्टिस सेट की, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जहाँ पे सारी क्लासेस सीक्वेंस से डली हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हर एक क्लास आपके 1 से 2 नंबर कंफर्म करने वाली क्लास है। यहाँ से अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपका सिलेबस वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी की भी क्लासेस हैं। और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी साइंस की कंप्लीट तैयारी आपकी इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में चल रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। बायोगैस मुख्य रूप से डैश डैश है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बताइए, बायोगैस जो होता है मुख्य रूप से किसका किसका मिश्रण होता है। तो बायोगैस ये मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होता है, यानी इनसे मिलके बना होता है। बायोगैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2 होती है, और CH4 यानी मीथेन होती है। जो मीथेन का प्रतिशत होता है वो 50 से लेकर 70% तक मीथेन पाई जाती है। कितना? 50 से लेकर 70% तक मीथेन पाई जाती है। और जो मीथेन होती है ये जलने वाली गैस होती है। कैसी गैस होती है? जलने वाली गैस होती है। थोड़ा आज साउंड का प्रॉब्लम आ रहा होगा, साइड में थोड़ा काम चल रहा है तो उसका साउंड भी आ रहा होगा, थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा और क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ठीक है। और CO2 क्या होता है? CO2 30 to 40% क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसी कारण जो बायोगैस होती है, बायोगैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस का मिक्सचर होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश बताता है कि समान दाब और तापमान की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। डाल्टन का नियम, एवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का कानून, या चार्ल्स का नियम, या फिर बॉयल्स का नियम। किसका नियम बताता है कि समान दाब और तापमान की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो देखिए, डाल्टन का नियम क्या बोलता है कि किसी गैस का मिश्रण है, अगर किसी गैस का मिश्रण है तो उसका जो कुल दाब होगा ना, वो आंशिक दाब के बराबर होगा। आंशिक दाब मतलब क्या समझते हैं? आंशिक दाब से आप यहाँ पे क्या समझते हैं कि जितनी भी गैसें होती हैं उनका जो इंडिविजुअल दाब होता है, पर्टिकुलर गैस का दाब होता है, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो वो कुल दाब के हमेशा बराबर होगा। मान लेते हैं एक कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन भी भरा है और नाइट्रोजन भी भरा है, तो इनका जो टोटल दाब होगा, इनका टोटल दाब इनके योग के बराबर होगा, यानी O2 N2 का दाब बराबर होगा इनके योग के, यानी पर्टिकुलर ऑक्सीजन के दाब के और नाइट्रोजन के दाब की। ये तो डाल्टन का नियम कहता है, लेकिन यहाँ पे ये अणुओं की संख्या समान वाली स्थिति पूछी है। अब जो एवोगाद्रो का नियम है, एवोगाद्रो का नियम क्या बोलता है? एवोगाद्रो का नियम बोलता है कि समान ताप और दाब पर समान आयतन में गैसों के जो अणुओं की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है। मान लेते हैं 1 लीटर O2 और 1 लीटर क्या है? N2, ठीक है। 1 लीटर ऑक्सीजन और 1 लीटर क्या है? नाइट्रोजन है। अब इनका टेम्परेचर भी सेम है, इनका अगर तापमान भी समान है और इनका प्रेशर भी समान है, यानी दाब भी समान है, और अगर ये दोनों समान है तो दोनों में जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। और यही तो प्रश्न में पूछा है, तो इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब आ जाते हैं चार्ल्स के नियम और बॉयल्स के नियम पे। तो चार्ल्स का नियम क्या बोलता है और बॉयल्स के नियम क्या बोलता है?
तो बॉयल का नियम ये कहता है कि इसके अनुसार या किसी गैस का जो तापमान है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो गैसों का जो आयतन होता है वो दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे आयतन होगा, जो आयतन है ये दाब के प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू के अपॉन पी। के क्या होता है, कांस्टेंट की स्थिति को दिखाता है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा Vp। क्या आ जाएगा, PV या Vp आ जाएगा। ठीक है, अब जो दाब होगा, दाब कितना मानते हैं, दाब कितना होगा, P1 और P2 होगा। ये किसको बता रहा है, दाब को। तो दाब कितना होगा, P1 और P2 होगा। वहीं पे आयतन की बात की जाए, दाब तो कांस्टेंट है, तो आयतन कितना होगा, आयतन होगा V1 और V2। आयतन क्या होगा, V1 और V2 होगा। देखते जाइएगा हर एक चीज़। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा। तो अगली क्रिया क्या होगी, अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, के इक्वल टू P1 V1 या फिर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 के। ठीक है, के इक्वल टू P1 V1 या के इक्वल टू P2 V2 के हो जाएगा। तो कुल मिला के P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 V2। क्या हो जाएगा, P1 V1 P2 V2 के बराबर हो जाएगा। ये तो किसका नियम हो गया, बॉयल का नियम हो गया। अब आ जाते हैं चार्ल्स के नियम पे। तो चार्ल्स का नियम क्या कहता है, चार्ल्स का नियम कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, जो दाब है, दाब को अगर कांस्टेंट रखा जाता है, तो गैस का जो आयतन होता है और तापमान एक दूसरे के सीधे समानुपात में होते हैं, यानी V प्रोपोर्शनल क्या होता है, T होता है। और इसमें एक बात और कही गई है कि अगर तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है, तो जो आयतन होता है ना, V होता है, वो 1/273 से बढ़ेगा या फिर घटेगा। अगर टेम्परेचर को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो आयतन 1/273 से घटेगा या फिर बढ़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। के जहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन टी आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आयतन क्या मानेंगे, आयतन मानेंगे V1 V2 मानेंगे, और क्या है, दाब तो कांस्टेंट है, ताप क्या मानेंगे, ताप मानेंगे T1 T2। क्या मानेंगे, T1 T2। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 अपॉन T1, और के दूसरा के इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 अपॉन T2। तो फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो ये किसका नियम कहलाता है, ये कहलाता है चार्ल्स का नियम। अब देखिए यहाँ पे 4 नियम आपको दिए थे, कौन कौन सा दिया था, डाल्टन का नियम, एवोगाद्रो का नियम, चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम। और आई होप आपको चारों नियम यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, सिंगैस एक ईंधन गैस का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से गैसें होती हैं, मीथेन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए, सिंगैस या फिर इसको सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है, एक ईंधन गैस का मिश्रण है, इसमें मेनली कौन कौन सी गैसें होती हैं। ठीक है, तो जो सिंथेसिस गैस होती है ना, ये ईंधन गैस होती है। ठीक है, और इसमें मेनली हाइड्रोजन गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। अब जो सिंथेसिस गैस होती है ये बनता कैसी है, यहाँ पे देखिएगा ये कैसे बनती है, तो ये कोयला, क्या, कोयला या फिर पेट्रोलियम और या बायोमास को जब हम कम ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम रहे, कम ऑक्सीजन में जलाते हैं या पार्शली जलाते हैं, आंशिक रूप से जलाते हैं, तब जाके सिंगैस, सिंथेसिस गैस का निर्माण होता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में जैसे गैस टरबाइन इंजन में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही मेथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ईंधन के रूप में और मेथेनॉल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बोला है कि जो सिंथेसिस गैस होती है ये किसका मेन रूप से किसका मिश्रण होती है, तो ये हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक उदासीनता है अत्यंत दुर्लभ, अत्यधिक संभव, प्राकृतिक में बहुतायत में उपलब्ध, वन्य जीवन में आसानी से पता लगाया जाने वाला। देखिए, वास्तविक उदासीनता से मतलब क्या समझते हैं कि किसी भी विलयन में अगर H+ आयन कौन देता है, अम्ल देता है, कौन देता है, अम्ल, और OH- आयन कौन देता है, क्षार देता है। तो अगर H+ आयन और OH- आयन बिल्कुल आपस में बराबर हों, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, वास्तविक उदासीनता
उदासीनता की कहलाएगी। और सैद्धांतिक रूप से ये कब संभव है, जब पीएच कितना हो, 7 हो, कितना हो, पीएच 7 हो। पीएच 7 से कम है तो अम्लीय में आ जाएगा और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय में आ जाएगा। तो जब पीएच 7 हो तभी यह उदासीन माना जाएगा। लेकिन कॉमनली अगर हम देखें तो बिल्कुल उदासीन का यानी H+ आयन का और OH- आयन का बराबर में एकदम संतुलन बनाना बहुत ही असंभव वाली बात है। थोड़ी सी अशुद्धि या फिर तापमान में बदलाव किया ही जाएगा, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर में अगर बदलाव हुआ, तो थोड़ा सा प्योरिटी में अगर बदलाव हुआ, थोड़ा सा भी बदलाव होगा तो इसके पीएच में ज़रूर बदलाव हो जाएगा। और पीएच जहाँ 7 नहीं रहेगा तो ये उदासीन नहीं रहेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उदासीन नहीं रहेगा। इसीलिए परफेक्ट उदासीनता प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम मिलती है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े हुए जीवों के टुकड़े हैं। ह्यूमस, एब्रेशन यानी घर्षण, ऊपरी मिट्टी या फिर कवक। बताइए कौन मिट्टी में पाए जाने वाले सड़े हुए जीवों के टुकड़े हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ह्यूमस वो कार्बनिक पदार्थ होता है जो सड़े गले पौधे और जीवों के अवशेषों से बनता है। किससे बनता है, अवशेषों से बनता है। और इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पूरी तरीके से डिकम्पोज होते हैं या फिर विघटित होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले पौधे और जीवों का अवशेष होता है, और इसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुके होते हैं। बाकी घर्षण क्या है, घर्षण एक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, ये कोई पदार्थ नहीं है। टॉप सॉइल, मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस जरूर प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस जरूर प्रेजेंट होता है, लेकिन खुद कोई टुकड़े नहीं होते हैं। फंगस क्या है, एक जीव है, ये कोई सड़ा गला पदार्थ नहीं है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है। तांबा जम जाता है, जस्ता जम जाता है, टिन जम जाता है या फिर एल्यूमिनियम जम जाता है। तो जब बिजली से धातु चढ़ाया जाता है यानी गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया की जाती है, तो इसमें मुख्य रूप से किसकी परत चढ़ाई जाती है, ये यहाँ पे पूछा है। तो इसका आंसर तो आई थिंक हर किसी को पता होगा कि गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है। लेकिन ये प्रक्रिया होती क्या है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर, जो जिसमें भी रस्ट लगता है, जंग लगता है, उसके ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसको रस्ट से प्रिवेंट किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। अब ये ऐसा देखिए, जो लोहा होता है ना, लोहा या फिर स्टील होता है, बहुत सारी स्टील है, स्टेनलेस स्टील को छोड़ के, तो इनमें क्या होता है, कोरोजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। कोरोजन मतलब संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अगर ये हवा और नमी दोनों के संपर्क में आ गए तो इनमें संक्षारण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। लेकिन जो जिंक होता है ना, जिंक ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जिंक लोहे से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए जिंक की परत चढ़ा दी जाती है लोहे के ऊपर। इससे पहले जब भी ये हवा और नमी के संपर्क में आएगा तो जिंक ही क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और जो लोहा होता है वो सुरक्षित बचा रहेगा। तो यही तो यहाँ पे पूछा है कि बिजली से धातु चढ़ाना यानी जो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया होती है, इसमें लोहे के ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। एंथ्रेसाइट, लकड़ी का कोयला, ग्रेफाइट या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या होगा। तो देखिए, अगर इन विकल्पों की बात की जाए, वैसे तो एंथ्रेसाइट भी सही है और कई जगह पे एंथ्रेसाइट करेक्ट आंसर माना भी गया है, लेकिन इन विकल्पों की अगर बात की जाए तो देख, जो कार्बन का अपर रूप होगा वही कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होगा कि नहीं होगा। तो जो ग्रेफाइट होता है ना, ये शुद्ध प्राकृतिक अपर रूप होता है, एलोट्रॉप होता है। ये मेनली लगभग पूरी तरीके से किससे बना होता है, लगभग पूरी तरीके से ये कार्बन से ही बना होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो देखिए एंथ्रेसाइट होता है, ये कोयले का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है क्योंकि इसमें 90 से लेकर 95% तक कार्बन होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक यानी 90 से लेकर 95% होती है, लेकिन फिर भी इसमें 5% अशुद्धि तो होती है ना, इसीलिए इसको शुद्ध कार्बन नहीं माना जाता। बाकी अगर लकड़ी के कोयले
की बात करें तो लकड़ी का कोयला क्या होता है, लकड़ी को जब भी हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी O2 के एब्सेंस में जब हम जलाते हैं तो जो कोयला बनता है उसी को बोलते हैं लकड़ी का कोयला। इसमें कार्बन तो होता है, नो डाउट, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें और सारे पदार्थ जैसे राख प्रेजेंट होती है, ठीक है, अन्य भी पदार्थ होते हैं, इसीलिए इसको कार्बन का शुद्ध रूप नहीं माना जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटकों में से कौन सा एक प्रवर्धक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रवर्धक मतलब जो बढ़ाए, बड़ा करे, प्रवर्धक मतलब बढ़ाने वाला, प्र मतलब आगे की ओर, वर्धक यानी बढ़ाने वाला। तो कौन सा एक उपकरण है जो प्रवर्धक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर। किसका उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है, AC वोल्टेज को कम करने का काम करता है या ज़्यादा करने का के लिए उपयोग होता है। ये DC पे बिल्कुल वर्क नहीं करता है, बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर होता है ये, इसका जो उदाहरण आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, मोबाइल चार्जर, क्या आ जाएगा, मोबाइल चार्जर, ठीक है, मोबाइल चार्जर आ जाएगा, और जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं। लेकिन ये प्रवर्धक नहीं होता है, एम्पलीफायर नहीं होता है। डायोड क्या होता है, डायोड धारा को एक दिशा देता है, धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। तो धारा को दिशा देने का काम, एक दिशा में प्रवाहित करने का काम कौन करता है, डायोड करता है। रेक्टिफायर के रूप में या AC को किस में बदल देता है, DC के रूप में बदल के इसका उपयोग करता है। LED जो होता है ना, LED भी एक प्रकार का डायोड ही है, लेकिन ये एम्पलीफायर नहीं है, ये प्रवर्धक नहीं होता है। अब कैपेसिटर पे आ जाते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर विद्युत चार्ज को इकट्ठे करने का काम, स्टोर करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, चार्ज, जितने भी चार्ज होते हैं, विद्युत चार्ज होते हैं, उनको संग्रहित करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रवर्धक नहीं होता, यानी ये किसी चीज़ को बढ़ाता नहीं है, एम्पलीफाई नहीं करता। लेकिन जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये क्या करता है, छोटे सिग्नल को बड़ा करने का काम करता है। क्या करता है, जितने भी छोटे सिग्नल है ना, इनको एम्पलीफाई करने का काम करता है, बड़ा करने का काम करता है। इसीलिए क्या होता है, ये एक प्रवर्धक होता है। स्विच की तरह भी काम करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, स्विच की तरह काम करता है। जितने भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इनका ये मेन कॉम्पोनेंट होता है, क्या, ट्रांजिस्टर। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हेमोसाइनिन या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए ये तो पता है कि जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, वो रेड कलर का क्यों होता है, लेकिन साइटोक्रोम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, हीमोसाइनिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, पहले इनको देख लेते हैं। तो जो साइटोक्रोम क्या होता है, उसमें कोशिका में, सेल में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो कि क्या करता है, कोशिका को श्वसन करने में मदद करता है, कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। और ये रक्त को लाल रंग देने का काम साइटोक्रोम का नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट्स यानी पौधों में पाया जाने वाला एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है पौधों में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को परफॉर्म करने का काम करता है, और ये रेड कलर नहीं देता क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। हीमोसाइनिन क्या होता है, तो कुछ जीव, अब कुछ जीव में क्या कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे घोंघा, ठीक है, केकड़ा, घोंघा। तो ये इनमें पाया जाने वाला एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, या फिर बोल सकते हैं श्वसन वर्णक है। क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है, किसका, घोंघा और केकड़ा में पाया जाने वाला। इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है, ये इसमें तांबा होता है, इसीलिए ये ब्लड को नीला रंग देने का काम करता है, लेकिन लाल रंग देने का काम नहीं करता। और जो हीमोग्लोबिन होता है, ये RBC में पाया जाता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और ये ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड कराता है, लाल रंग देने का काम करता है। इसीलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेनरी मोसले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है, रासायनिक अपक्रिया के नियम, आधुनिक आवर्त सारणी, कार्बनिक रसायन विज्ञान अवधारणाएं, सोने की पन्नी प्रयोग। जो हेनरी मोसले हैं, इनको किसके विकास का श्रेय दिया जाता है, तो हेनरी मोसले ने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पर पेरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाया था, व्यवस्थित करने का सिद्धांत दिया था। इसी आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसी आधार पर अभी भी विकसित
हुई है। लेकिन मेंडलीव ने, इसके पहले मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आधार पर तत्वों को सजाया था। इसी में हेनरी मोसले ने सुधार किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। लेकिन जो मेंडलीव थे, मेंडलीव ने कैसे रखा था तत्वों को, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न आते हैं। मेंडलीव ने एटॉमिक मास के आधार पर तत्वों को रखा था। बाकी रासायनिक अपक्रिया का नियम, रासायनिक अपक्रिया का नियम ये एंटोनी लेवेजियर और जोसेफ प्राउस्ट से संबंधित है, ये मोसले से संबंधित नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? एंटोनी लेवोजियर और एक कौन? जोसेफ प्राउस्ट से संबंधित है। ठीक है। और क्या है? कार्बनिक रसायन विज्ञान अवधारणाएं। कार्बनिक रसायन विज्ञान अवधारणाएं हैं, ये किससे संबंधित है? तो फ्रीडरिक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? फ्रीडरिक से संबंधित है। ये वैज्ञानिकों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इनका जो श्रेय है, जो इन्होंने जिन पे वर्क किया है उसका नाम दे दिया जाता है और पूछता है कि ये किससे संबंधित है, तो ये फ्रेडरिक वोलर वैज्ञानिक से संबंधित है। सोने के पर प्रयोग, सोने की पन्नी, जो पतली पन्नी से गोल्ड फॉइल पे प्रयोग किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे प्रयोग किया था। ठीक है। तो ये भी मोसले से संबंधित नहीं है। तो हेनरी मोसले को किसके विकास का श्रेय दिया जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी। इन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पर तत्वों को अरेंज किया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवासी पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में आता है? ग्रे हॉर्नबिल, साइबेरियन क्रेन, मोर या फिर ग्रेलाग्र हंस। कौन सा एक प्रवासी पक्षी है जो राजस्थान के भरतपुर में आता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, साइबेरियन क्रेन। अगला प्रश्न है, SHM के चरम स्थिति में रखे जाने पर निम्न में से किस चर का मान शून्य होता है? त्वरण, वेग, विस्थापन या फिर कोणीय आवृत्ति। देखिए, सबसे पहले तो SHM पे बात करते हैं। इसका नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु अपने मीन पोजीशन के दोनों ओर यानी आगे और पीछे भी इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है हमेशा माध्य स्थिति की ओर ही होता है और विस्थापन के समानुपाती भी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। F प्रोपोर्शनल -x इसको लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ मेन राशियां होती हैं, जैसे क्या होती है? पहला होता है आयाम। आयाम किसको बताता है? तो आयाम बताता है अधिकतम विस्थापन को। किसको बताता है? अधिकतम विस्थापन को बताता है। ठीक है। आयाम अधिकतम विस्थापन को बताता है। वहीं पे काल या फिर टाइम पीरियड, काल किसको बताता है? तो काल बताता है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, यानी यहाँ से गया, यहाँ से जाके फिर यहाँ पे आया, तो ये जो पूरा एक दोलन पूरा किया है इसको पूरा करने में कितना समय लगा है, तो यही बताता है काल या फिर टाइम पीरियड। आवृत्ति क्या बताती है? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हैं? एक सेकंड में कितने दोलन की संख्या, एक सेकंड में दोलनों की संख्या, ये किसको बताती है? ये कौन बताती है? ये बताती है आवृत्ति की एक सेकंड में कितने दोलन कंप्लीट हुए हैं। और मीन पोजीशन माध्य स्थित तो होती है। तो ये क्या होते हैं? SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ राशियाँ हो गई। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न में SHM की चरम स्थिति पूछा है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है। तो अगर SHM अपने चरम स्थित एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, यानी अपनी अधिकतम विस्थापन पर होती है, तो वहाँ पे जो उसका वेग होता है, वेग हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब वेग जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु होती है वो अपनी दिशा बदलती है। वस्तु क्या करती है? दिशा बदलती है। वेग होता क्या है? कोई वस्तु किस स्पीड से किसी दिशा में चल रही हो, यानी जब वेग में क्या हो? स्पीड भी हो और स्पीड के अलावा और दिशा भी हो, तो वो क्या कहलाएगी? वेग कहलाएगी। जैसे इतने किलोमीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में, पूर्व डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलेंगे? वेग। और त्वरण क्या होता है? जब भी वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तभी क्या होता है? त्वरण होता है। अब विस्थापन क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से लेके जो अंतिम बिंदु होती है, अंतिम बिंदु के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। ठीक है। ये त्वरण, वेग, विस्थापन, कोणीय आवृत्ति हम पहले भी पढ़ चुके हैं पहले की क्लासेस में। अगर आप वो प्लेलिस्ट कंप्लीट करेंगे तो सारे टर्मिनोलॉजी आपके रिपीट हो जाएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
एलपीजी का प्राथमिक घटक क्या है? एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका प्राथमिक घटक क्या है? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या फिर ब्यूटेन है? तो सबसे इजी प्रश्न पर पीवाईक्यू प्रश्न भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है आपके फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी में ही। तो एलपीजी का प्राथमिक घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट से एल्यूमीनियम निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जस्ता के साथ अपचयन, कोयले के साथ अपचयन, सिलिका द्वारा अपचयन या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन? जब भी हम बॉक्साइट से एल्यूमीनियम को निकालते हैं तो किसी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जब भी बॉक्साइट से शुद्ध एल्यूमीनियम प्राप्त करना है तो पहले क्या किया जाता है? पहले बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से किसको प्राप्त किया जाएगा? एल्यूमिना को प्राप्त किया जाएगा। फिर इसका विद्युत अपघटन होता है यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होने के बाद शुद्ध एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। तो पहले क्या किया जाता है? बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है, फिर उससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जिंक के साथ जस्ता के द्वारा एल्यूमिनियम नहीं निकाला जाता। कोयले के साथ अपचयन, इससे आप क्या समझते हैं? जैसे कई सारी धातुएं होती हैं, जैसे लोहा, ये कोयले से निकाली जाती है, आयरन कोयले से निकाली जाती है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको कोयले से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इसका कोयले के साथ अपचयन नहीं किया जा सकता। सिलिका के द्वारा अपचयन, सिलिका अपचायक के रूप में उपयोग ही नहीं होता। जब ये अपचायक के रूप में उपयोग ही नहीं होगा तो इसके साथ अपचयन कैसे किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक अपचयन, यानी बॉक्साइट से क्या किया जाता है? एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है, फिर इसका विद्युत अपघटन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होगा, फिर जाके एल्यूमिनियम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया थियोबैसिलस किसके लिए जिम्मेदार है? सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए, अनाइट्रीकरण के लिए, पोषक तत्वों का सेवन के लिए, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए? तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, अनाइट्रीकरण कौन करता है? अनाइट्रीकरण का काम स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया करता है। ठीक है, तो जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया होता है वो किसका काम करता है? अनाइट्रीकरण का काम करता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसका काम भी कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि राइजोबियम, जैसे क्या आ जाएगा? राइजोबियम, और एक आ जाएगा एजोटोबैक्टर। क्या आ जाएगा? एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। तो ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम। यहाँ पे क्या पूछा है? बैक्टीरिया थियोबैसिलस। थियोबैसिलस क्या काम करता है? तो थियोबैसिलस जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक से क्या समझते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है बताइए? तो ये क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉफिक एक रासायनिक स्वपोषी होते हैं, यानी केमिकली रूप से ये खुद का पोषण कर सकते हैं। और इस जो थियोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इसका काम होता है सल्फर का, और सल्फर के यौगिक का ऑक्सीकरण करना, और ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का फॉर्मेशन करते हैं। तो यही तो इस प्रश्न में पूछा है कि जो थियोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो किस काम के लिए जिम्मेदार होता है? तो सल्फर के ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एक प्रश्न से हम लगभग 2 से 3 प्रश्नों को पढ़े हैं। अगर आप ध्यान से पढ़िए, हर एक एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते चलिए, तो आप ये पाएंगे कि एक प्रश्न से लगभग 2 से 3 प्रश्नों की तैयारी हो रही, यानी एक क्लास से, एक आधे घंटे की क्लास से, आधे घंटे की कम ही क्लास से आपके लगभग 40 से 50 प्रश्नों की तैयारी हो रही। तो ऐसी क्लासेस आपकी लगभग अभी तक 40 to 45 अभी तक आपकी क्लासेस डाली जा चुकी हैं। तो जब एक क्लास से 40 से 50 प्रश्नों की तैयारी हो रही है तो सोचिए 40-45 क्लासेस से अभी तक आपके 500 प्लस प्रश्नों की तैयारी हो चुकी है, जो कि एक बड़ा आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा आपके वन रक्षक और जेल प्रहरी के एग्जाम का। साइंस वाले पोर्शन का एक बेस आपका तैयार कर देगा अगर आप इतनी क्लासेस भी पढ़ लेते हैं तो। बाकी आगे क्लासेस आपके 25 मई से एग्जाम स्टार्ट हैं, 1 महीने का भी टाइम है आपके पास, तो आगे भी कंटिन्यूसली आपकी 1 महीने क्लासेस चलने वाली हैं। तो उससे लगभग अभी हम आपके एग्जाम तक कम से कम तो 1500 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका साइंस का पूरा पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो साइंस की कंप्लीट तैयारी आप इसी प्लेलिस्ट से करिए जहाँ से आपका सिलेबस और प्रश्नों की प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।